हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज से हम लोग एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो हमारे आने वाले जो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आज से हम लोग एनसीईआरटी की किताब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग कुछ शुरू करेंगे कक्षा 5 की एनसीईआरटी से। तो कक्षा 5 में हम लोग देख पा रहे हैं कि ईवीएस इसमें है। तो ईवीएस का इसमें दो किताबें दी गई हैं, एक हमारे आसपास की दुनिया, एक पर्यावरण करके। तो दोनों को हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। एक बार मैं फिर बता देती हूँ कि ये जो एनसीईआरटी की किताब है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे बीपीएससी हो, बिहार पुलिस हो, बिहार एसआई हो, सीटीपीओ हो, या फिर बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो, या फिर हमारा एडीओ का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी एडीओ का, टीआरई 4 का, ये सब के लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी हमारे साथ पढ़िए और इसको पूरा, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, यानी पूरे क्लास का ये जो हमारी पूरी बुक है हमारे आसपास की दुनिया या पर्यावरण 5 की, इसको पढ़ने के बाद नोट्स भी हम साथ साथ बनाएंगे। तो नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा यहाँ पर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हमारे आसपास की दुनिया। जो भी इसमें महत्वपूर्ण बातें होंगी उसको हम लोग अपनी नोटबुक में नोट करते जाएंगे। तो ये है हमारे आसपास की दुनिया का जो हमारा बुक है, हमारा अद्भुत संसार, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका विषय सूची देख लेते हैं कि विषय सूची क्या दिया हुआ है। तो ये रहा हमारा विषय सूची, जिसमें 5 इकाई दिया हुआ है। 5 इकाई में 2-2 करके, यानी 10 चैप्टर दिए हुए हैं। तो हम इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हमारा पहला यूनिट है जल जीवन का आधार। तो इसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं जानने का। तो ये इकाई के बारे में दिया हुआ है। हम लोग सीधे चैप्टर पे आते हैं, अपना समय को देखते हुए। तो ये हमारा पहला चैप्टर है और याद रखिए जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य आए उसको हमें अपने नोटबुक में नोट करते चलना है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे। वर्षा हो रही है। आफरीन खिड़की की ओर भागती हुई ज्योति से पहले ही वर्षा के जल की नन्ही बूंदों को कांच से फिसलकर गिरते हुए देख रही थी। आफरीन पूछती है, तुम्हें क्या लगता है कि ये जल कहाँ से आता है और फिर कहाँ चला जाता है? आइए हम जल की यात्रा को समझें। परंतु सबसे पहले हम जानेंगे कि पृथ्वी पर कितना जल है। यद्यपि पृथ्वी की अधिकांश सतह जल से ढकी हुई है, किंतु पृथ्वी पर विद्यमान इस जल का अधिकांश भाग लवणीय जल यानी खारा पानी है। यानी पृथ्वी, हम लोग इसमें जानेंगे कि पृथ्वी कितना जल से ढका हुआ है और कितना जल जो है खारा है और कितना हमारे पीने योग्य है। कह रहे लवणीय जल यानी मीठा जल, अलवणीय जल यानी मीठा जल की मात्रा बहुत ही कम है। सभी सजीव व्यक्ति, पशु, पक्षी और पौधे जीवित रहने के लिए मीठे जल पर निर्भर हैं। यह जल पीने, फसल उगाने और दैनिक कार्यकलापों के लिए अनिवार्य है। अनेक पौधे और जंतु मीठे जल में ही भी रहते हैं। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। अब कल्पना कीजिए कि यदि पृथ्वी पर विद्यमान संपूर्ण जल इस गिलास में भरा है तो मीठे जल की मात्रा केवल इस चम्मच में आने वाले जल के समान होगी। यानी हमारे पृथ्वी पर ये एक गिलास जो दिखाई दे रहा है अगर जल है तो हमारे पीने लायक बस जल एक चम्मच मात्र भर है। और हमारे लिए यहाँ देखिए, हमारे लिए नोट्स मिल गया। साइड में करके लिखा हुआ है कि राजस्थान में मिट्टी से पारंपरिक छोटे बांध बनाए जाते हैं जिन्हें जोहड़ कहा जाता है।
जोहड़ कहा जाता है वर्षा जल को एकत्रित करने तथा भूजल का पुनर्भरण एवं संरक्षण के लिए इनका निर्माण किया जाता है। तो क्वेश्चन सवाल परीक्षा में आ सकते हैं कि जोहड़ से आप क्या समझते हैं। और तो जोहड़ क्या होता है कि राजस्थान में मिट्टी से पारंपरिक छोटे बांध जो बनाए जाते हैं उन्हें ही जोहड़ कहा जाता है। और इनका उपयोग जो है पानी के बचाव यानी जल के बचाव के लिए और उनका पुनर्भरण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए क्या लिखा है कि गुजरात में लवण पटल यानी साल्ट पेन के विशाल सपाट स्थल हैं जहाँ समुद्री जल को सुखाकर नमक एकत्रित किया जाता है। यह भारत के सबसे बड़े लवण उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। तो गुजरात में जो नमक का उत्पादन होता है उसके बारे में बताया गया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इधर साइड में एक और नोट लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर की बुलर झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बुलर झील जो जम्मू कश्मीर में है। यह नदी के प्रवाह को नियंत्रित करके बाढ़ को रोकने में भी सहायता करती है। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा। आगे जानते हैं कि ज्योति यह जानने को उत्सुक थी कि क्या वायु में भी जल की उपस्थिति होती है और क्या बर्फ जल का ही एक रूप है। चलिए जल के विभिन्न रूपों के बारे में जान लेते हैं। हम पहले से ही जल के विभिन्न रूपों को जानते हैं, द्रव, ठोस और वाष्प के रूप में। आइए हम सरल गतिविधि द्वारा इसे अच्छे से समझते हैं। तो इन गतिविधियों को ये बच्चों के लिए दिया गया है लेकिन हम लोग अपने एग्ज़ाम को देखते हुए पढ़ेंगे। लिखा है कि इन प्रयोगों के द्वारा हमने पाया कि जल बर्फ और वाष्प में परिवर्तित हो सकता है और यह अपने द्रव रूप में भी वापस आ सकता है। यानी जल जो है तीनों रूपों में परिवर्तित हो सकता है। तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत के आर्द्रभूमि, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है साइड में लिखा हुआ है कि भारत के आर्द्रभूमि क्षेत्रों में मत्स्य मर्जरी यानी फिशिंग कैट पाई जाती है जिसे मछुआरी बिल्ली के भी कहा जाता है। इसके पंजे आंशिक रूप से जाल युक्त होते हैं जो इसे गोता लगाकर मछली पकड़ने के लिए उत्कृष्ट तैराक बनाते हैं। यानी भारत की जो आर्द्र वेटलैंड जो हैं एरियाज़ हैं उनमें एक बिल्ली पाई जाती है जिसको मत्स्य मार्जरी कहा जा रहा है, जो फिशिंग कैट इंग्लिश में। और ये जो है मछली पकड़ने के लिए ये मछली पकड़ लेती है, यानी इसके लिए ये बहुत उत्कृष्ट तैराक तैर भी जाती है पानी में। तो इसको हम लोग मछुआरी बिल्ली, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। आइए आगे देखते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि साइड में कि मणिपुर में केबुल लैमजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यह अपने अद्वितीय फुमडिस यानी तैरता हुआ द्वीप और विलुप्त प्राय संगेई हिरन के लिए प्रसिद्ध है। यानी जो मणिपुर में एक राष्ट्रीय उद्यान है जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। यह जो है फुमडिस, वहाँ पे घास भी है उसके लिए, और वहाँ एक हिरन पाया जाता है संगेई हिरन, उसके लिए ये प्रसिद्ध है केबुल लामजाओ। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए इसमें देखते हैं। जैसा कि आपने उपयुक्त गतिविधि में देखा कि सूर्य के ताप के कारण जलवाष्प में परिवर्तित हो गया। अब जलवाष्प ठंडी होती है तो यह थैली के अंदर छोटे छोटे बिंदु कण बनाती है, अंततः ये बिंदु नीचे गिर जाते हैं। इसी प्रकार प्रकृति में ताप विभिन्न स्रोतों जैसे महासागरों, नदियों, जल को वाष्प में परिवर्तित कर देता है। जल वाष्प से बादल बनते हैं और बर्फ तथा ओलों के रूप में पृथ्वी पर जल बरसाता है। यह जल फिर से नदियों, झीलों और महासागरों में चला जाता है। प्रकृति में जल की सतत चक्रीय गति जल चक्र कहलाती है। जैसे ये सब तो हम लोग जानते ही हैं। चलिए कह रहा है
कि जब वर्षा होती है तो कुछ जल मृदा द्वारा सोख लिया जाता है। यह जल मृदा और चट्टानों की परतों से होकर नीचे चला जाता है। भूमि के नीचे गहराई में भंडारित होने वाला जल भूमिगत जल, यानी जो भूमि के नीचे जल इकट्ठा होता है यानी संचित होता रहता है, उसे हम भूमिगत जल कहते हैं। और हम अपने यूज के लिए कुआं, कूप द्वारा, नलकूप द्वारा, ट्यूबवेल द्वारा, हैंडपम्प द्वारा उस भूमिगत जल को हम बाहर निकालते हैं और यूज करते हैं। कह रहे हैं कि शहरों में सीमेंट का उपयोग करके पक्की की गई भूमि के कारण वर्षा का जल सरलता से भूमि के अंदर नहीं जा पाता, जिससे भूमिगत जल का पुनर्भरण रुक जाता है। यानी पुनः जो भरण होता है, पुनः जो धरती के अंदर जल रिश्ता रहता है, जमा रहता है, वो रुक जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं यहाँ है कि खुले अनावरित क्षेत्र से जल रिसकर भूमि के अंदर चला जाता है। शोषक गर्त यानी शोकपीट, तालाब, मानव निर्मित झीलें और अधिकाधिक वृक्षारोपण वर्षा जल को भूमि में वापस लाने के लिए सहायक है। तो हम जितना वृक्षारोपण करें, तालाब बनाएं, शोषक गर्त बनाएं, शोकपीट जिसको कहते हैं, उतना हमारे जल के पुनर्भरण के लिए सही रहेगा। कह रहे कि भूमिगत जल के अतिरिक्त नदियाँ, तालाब, झीलें इत्यादि भी मीठे जल के प्राकृतिक स्रोत हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि नदियाँ कैसे बहती हैं? नदियाँ प्रायः अपनी यात्रा का आरंभ ऊंचे पहाड़ों से करती हैं और निचली भूमि की ओर बहती हैं। आइए गतिविधि द्वारा समझते हैं। तो हमें गतिविधि के जानने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ आया हुआ है, महाराष्ट्र का हिवरे बाजार जल समृद्ध गांव का एक अच्छा उदाहरण है। हिवरे बाजार महाराष्ट्र में है। हिवरे बाजार ये किसके लिए है? जल समृद्ध गांव का एक अच्छा उदाहरण है। यहाँ के बहते हुए जल का प्रबंधन करने और वर्षा जल संचयन में स्थानीय समुदायों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इन्हें हम इस जगह को हमें याद रखना है, हिवरे बाजार, जो जल संरक्षण के लिए, जल का संवर्धन के लिए ये है, महाराष्ट्र में है। कह रहे कि जल अपने मार्ग में आने वाली भू संरचनाओं की आकृति के अनुसार बहता, रुकता अथवा मुड़ता है। जल प्रवाह भू आकृतियों में भी परिवर्तित कर सकता है। आगे देखते हैं, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला से उद्गमित लूनी नदी एकमात्र ऐसी प्रमुख भारतीय नदी है जो सागर में नहीं गिरती है। यह गुजरात के कच्चकरण की दलदली भूमि में जाकर समाप्त हो जाती है। तो ये लूनी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो सागर में नहीं गिरती है, कच्चकरण में जाके ही विलुप्त हो जाती है, रास्ते में ही। चलिए आगे देखिए, आफरीन ने देखा कि विद्यालय के समीप का तालाब वर्षा के जल से भर गया है। उसने ज्योति को आवाज़ दी, यहाँ आकर देखो। उन्होंने वहाँ देखा कि जल में नन्ही नन्ही मछलियाँ तैर रही हैं और एक छोटा मेढक कमल की पत्ती पर बैठा है। जल में रहने वाले विविध प्रकार के पौधे और जंतुओं को देखना अद्भुत है। ये स्थल पर रहने वाले जीवों से किस प्रकार अलग हैं? अपने साथियों के साथ स्थल पर रहने वाले जंतुओं और जल में रहने वाले जंतुओं की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए और आगे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। तो ये दिया हुआ है। और कुछ दिया हुआ है यहाँ पे कि ब्याध पतंगी यानी ड्रैगन फ्लाई जो है, यह तेज़ी से उड़ती है और जल के निकट अंडे देती है या मछलियों को खाती है। जलीय बिच्छू के बारे में दिया गया है कि इन कीटों में पिंसर यानी चिमटे जैसे पैर होते हैं। ये जल के अंदर रहते हैं और पूंछ नलिका द्वारा श्वास लेते हैं। बगुला के बारे में, यह लंबे पैरों वाला एक पक्षी है जो मछली पकड़ने के लिए लंबे समय तक स्थिर खड़ा रहता है। मीठे पानी के कछुआ यानी टर्टल के बारे में लिखा है कि यह नरम कवच वाला कछुआ है जो तालाबों और नदियों में रहता है। जलीय सर्प या सर्प जहरीला नहीं होता, यह मछलियों और मेढकों को खाता है। नरकुल यानी एज प्लांट्स जो होते हैं, ये तालाबों के किनारे पर उगते हैं। ये लंबे होते हैं और घास के समान होते हैं। कमल और कुमुद के बारे में कि ये पुष्प जल पर तैरते हैं। इनकी जड़ें तालाब के
सनस्तर पर रहती हैं नीचे सतह में। जलकुंभी के बारे में क्या शीघ्रता से बढ़ने वाला पौधा है जो जल पर तैरता है और फैलता ही जाता है। तो ये रहा। पत्तियों पर मोमीय आलेपन उन्हें जलरोधी बनाता है और पौधे के अंदर अत्यधिक पानी को जाने से रोकता है। यह पौधे को स्वस्थ रखने में और क्षतिग्रस्त होने में सहायक होता है। तो पौधे पर जो मोमीय आलेपन होता है वो आगे कह रहे कि इस गतिविधि से हमने मीठे पानी के प्रवासों में रहने वाले पौधे और जीव जंतुओं की पर्याप्त विविधता का पता लगाया है। इन सजीवों में विशिष्ट विशेषताएं होती हैं, जैसे पल्लवी पत्तियां, यानी हमने पढ़ा था मीन पक्ष अथवा लंबी जड़ें जो उन्हें जल में जीवित रहने में और वृद्धि करने में सहायता करती हैं। यह हमें स्मरण कराता है कि पृथ्वी पर जीवन के निर्वहन के लिए पेय जल कितना आवश्यक है। इस अध्याय में हमने सीखा कि विभिन्न रूपों जैसे बर्फ, जल और वाष्प के रूप में पाया जाता है। जल जो है विभिन्न रूपों में पाया जा सकता है, जल में भी, बर्फ में भी, वाष्प में भी। हमने देखा कि जल किस प्रकार जल चक्र के निरंतर गति करता रहता है। वायु, स्थल और आकाश से होकर जल अपनी यात्रा के समय अपने रूप परिवर्तित करता है। हमने यह भी पता लगाया कि जलीय पौधे और जंतु किस प्रकार जल के अंदर और जल के आसपास रहते हैं और जीवित रहने के लिए जल पर निर्भर होते हैं। तो यहाँ कुछ सुमेलित करने के लिए दिया गया है। तो जो महासागरीय जल है पीने के लिए अनुपयुक्त है, हम पी नहीं सकते उसको। बर्फ जो है ये जल का ठोस रूप है। वाष्प जो है जल का वाष्प रूप है। वर्षा का जल जो है पेय जल में आ सकता है। इस तरह कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और इस तरह हमारा जो चैप्टर था वो ख़त्म होता है।